हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 9 इकोनॉमिक्स के लेक्चर सीरीज में हम लोग पीपल एज रिसोर्स पढ़ रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा किस तरह से किसी भी कंट्री का पीपल एक रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करना होता है, गवर्नमेंट कैसे इन्वेस्टमेंट करती है। ओके, उसके बाद हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा। 3 फैक्टर होते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को इम्प्रूव करने में। हेल्थ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, लिटरेचर, एजुकेशन एंड स्किल जो प्रोवाइड किया जाता है। जो 2 मेन फैक्टर हैं एजुकेशन और हेल्थ, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। एजुकेशन किस तरह से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने जो साकाल मैंने स्टोरी बताई थी उसके बारे में देखा कि किस तरह से एजुकेशन एक साकाल की ग्रोथ के लिए मेजर इनपुट बना। जो एजुकेशन है वो एक न्यू होराइजन साकाल के लिए ओपन किया और वो बाहर गया, पढ़ाई किया, उसके बाद जॉब करने लगा वर्क कंपनी में, और फिर एक उसकी जो है वैल्यूज ऑफ लाइफ डेवलप हुई उसके लिए। सिर्फ ये साकाल के लिए ही नहीं है, ऐसा नहीं कि एजुकेशन सिर्फ साकाल की ग्रोथ में ही रोल प्ले किया, नहीं। जहाँ कहीं भी एजुकेशन होता है वो सोसाइटी के ग्रोथ में भी एक मेजर रोल प्ले करता है। सोसाइटी जो एजुकेशन है वह नेशनल इनकम को इन्हेंस करता है, कल्चरल रिचनेस बढ़ाता है, एंड जो गवर्नमेंट है गवर्नेंस की जो इफिशियंसी है उसको भी बढ़ाता है। There may be a provision made for providing universal access, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girl। हमारे यहाँ इंडिया में जो है जो एजुकेशन है उसके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको कि प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, उसके लिए एक स्पेशल जो है एम्फेसाइज किया गया है, और स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन के लिए। और गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्कूल एस्टेब्लिश किए, और उनमें से एक जो मेजर स्कूल है वो नवोदय विद्यालय ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया गवर्नमेंट ने फॉर प्रोवाइड बेटर एजुकेशन। वोकेशनल स्ट्रीम्स स्टार्ट किया गया, डेवलप किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि जो हाई स्कूल स्टूडेंट हैं जैसे वो कंप्यूटर सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसमें, और इस तरह के वेरियस जो कंप्यूटिंग स्किल हैं, ऑक्यूपेशनल जो स्किल्स हैं वो सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए फिर किया क्या? देखिए, इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने हमेशा एजुकेशन पे फोकस किया और क्या डेवलपमेंटल वर्क किया गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन। अगर हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इंडियन गवर्नमेंट ने 151 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया था, खर्च किया। लेकिन अगर 11th प्लान में हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने 3766.90 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया। जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे, अगर जीडीपी का परसेंटेज हम लोग फाइंड करें, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मीन्स जो गवर्नमेंट किसी भी कंट्री के अंदर ड्यूरिंग 1 ईयर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उसका फाइनल वैल्यू जीडीपी कहलाता है। सो गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट की जो जीडीपी है उसका 0.64% 1951-52 में खर्च किया जाता था, एक्सपेंडिचर था, जो कि 15-16 बजट ईयर में यह पहुंच गया 3%। एंड जो है पिछले कुछ सालों से, ईयर से, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है हमारे बजट का, जीडीपी का, वह करीब 3% होता है। रिसेंट में एक न्यूज है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया उसमें 6% ऑफ जीडीपी मनी खर्च किया जाएगा एजुकेशन पे, तो अब ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन अभी तक 3% खर्च किया जाता था। जो बजटरी एस्टिमेट है, बजट में जो एस्टिमेशन किया जाता है, बजट डॉक्यूमेंट्स जो कि रिजर्व बैंक और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस पर जीडीपी का जो 2.7% एवरेज जो खर्च 2017-18 में रिड्यूस होकर के 2.7% आ गया था, लेकिन रफली हम उसको 3% ही मान सकते हैं। जब गवर्नमेंट ने इतने सारे पैसे खर्च कर रही है
इम्प्रूवमेंट कर रही है, तो एजुकेशनल क्वालिटी और एजुकेशनल कंडीशन में भी डिफरेंसेज आते हैं, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो 1951 में 18% था, जो कि 2010-11 में बढ़ करके 74% हो गया। अगर हम लोग मेल और वुमेन की अलग अलग बात करें तो मेल की जो लिटरेसी रेट है वो 16.6% हाइयर है फीमेल से। मेल का लिटरेसी रेट इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है ना। इट अबाउट 16.1% हाइयर इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। और अगर हम लोग लिटरेसी रेट की बात अर्बन और रूरल पे करें तो अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट 16.1% ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू रूरल एरिया। और वुमेन मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल की लिटरेसी रेट 16.6% हाइयर है फीमेल से। 2011 में जो लिटरेसी रेट था इंडिया का, उसमें आपको जो केरला स्टेट है उसका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट था 94% एंड 62% बिहार का था। इससे हमको ये मालूम चलता है कि जो लिटरेसी रेट है ऑल ओवर इंडिया स्टेट टू स्टेट डिफर करते रहता है, ठीक है ना, वेरी करते रहता है। नेशनल एवरेज अलग है, नेशनल एवरेज लगभग 66.6% के करीब है हमारा लिटरेसी रेट। जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है वो भी चेंजेज हुए हैं। 2015-16 तक इंडिया में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 8.41 लाख थे, अब और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ स्कूल हैज़ बीन डाइल्यूटेड बाई पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट। गवर्नमेंट ने इतने जो एफर्ट कर रही है, इतना ज़्यादा स्कूल्स मनी ऐसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन इसका जो प्रॉपर इफेक्ट है वो जो मिलना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए वैसा है नहीं, बिकॉज डाइल्यूटेड हो जा रहा है। रीज़न उसका क्या है कि हमारे यहाँ जो स्कूलिंग सिस्टम है काफ़ी पुअर है, सिस्टम अच्छा नहीं है, क्वालिटी उसकी बहुत ख़राब है। उसके बाद बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर देते हैं, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं ड्यू टू देयर फैमिली कंडीशन, सोशल कंडीशन, वेरियस जो चीज़ें हैं। अब आप यहाँ पे इस डायग्राम में जो टेबल है उसमें देख सकते हैं कैसे कैसे ईयर वाइज कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट और टीचर्स इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज चेंजेज होते गए। ये आपको एक अच्छा जो है कंपेयरिंग डेटा प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं हम लोग, एक अभियान गवर्नमेंट चलाती है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, खास करके 16 to 14 ईयर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में। यह एक टाइम बाउंड, सेंट्रल गवर्नमेंट का टाइम बाउंड इनिशिएटिव है। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, पंचायती राज सिस्टम, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड कम्युनिटी, ये सभी पार्टनरशिप में होते हैं। मिल करके ये लोग जो है एजुकेशन सिस्टम को, सर्व शिक्षा अभियान को चलाया जाता है। और इसका मेन पर्पस है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 to 14 एज ईयर ग्रुप तक के बच्चों को देने के लिए उसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, यानी सभी को इक्वली दिया जाए। इसके साथ ही सर्व शिक्षा अभियान के साथ गवर्नमेंट बहुत सारे ब्रिज कोर्सेज भी चलाती है, ठीक है। बैक टू स्कूल कैंप हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज इनरोलमेंट। ब्रिज स्कूल क्या है? ब्रिज स्कीम का मतलब होता है, स्कूलिंग सिस्टम का मतलब एक तरह से जैसे दिया ना बैक टू स्कूल। जैसे मान लो कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो 6 तक 7 तक पढ़ाई किया, उसके बाद वो छोड़ दिया पढ़ाई। कुछ दिनों बाद उसको लगा कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए, या पेरेंट्स को लगा कि नहीं स्कूल जाना चाहिए। 2 साल 3 साल या 4 साल बाद मान लीजिए कि वो स्कूल जाना चाहता है, फिर से पढ़ना चाहता है, तो इसके लिए एक ब्रिज कोर्स चला जाए जिससे कि जो गैप है उसका वो मेंटेन हो जाए, मिनिमाइज हो जाए और उसका इम्पैक्ट उसके लाइफ पे ना आए, एजुकेशन पे ना आए, इस तरह से चलाया जाता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट का, मिड डे मील स्कीम। इसमें इसके बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे, नाम सुने होंगे इसका। मिड डे मील गवर्नमेंट जो है फूड प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशनल फूड, ठीक है। तो मेन पर्पस है मिड डे मील इम्प्लीमेंट करने का टू इनकरेज अटेंडेंस, बच्चों का स्कूल में अटेंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो, बच्चे स्कूल में रहें, ये मेन फोकस था। एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रंस एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। जो पुअर फैमिली होती है वो हाइजेनिक फूड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एक न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट पुअर क्लास के चिल्ड्रन को
मिड डे मील प्रोवाइड करती है, जिससे कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को न्यूट्रिएंट रिच फूड मिल सके और उनका हेल्थ जो कंडीशन है वो अच्छा रहे, जिससे कि अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर सकें। अब हमारे एजुकेशन में 12th 5 ईयर प्लान का क्या रोल रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। जो 12th 5 ईयर प्लान है वो एक तरह से इंडिवर्ड है, मतलब जो कंट्रीज की ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है हायर एजुकेशन में, और ख़ास करके 18 to 23 ईयर एज ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, जो पॉपुलेशन है, यूथ हैं, उनको हायर एजुकेशन में लाइक जो कोई प्रोफेशनल कोर्स है या ग्रेजुएशन कोर्स, वोकेशनल कोर्स, मास्टर कोर्स, इस तरह के जो कोर्सेज हैं उनमें इनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, उस पर फोकस किया गया। ठीक है, जो पहले 2017-18 तक है उसको 25.2% किया जाए, और फिर 2021 तक जो रेट है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है, उसको 30% तक बढ़ा के किया जाए, ऐसा जो कि नियर अबाउट वर्ल्ड एवरेज है। ऐसा जो है एम्फेसाइज किया गया था 12th 5 ईयर प्लान में। जो स्ट्रेटजी है, फोकस किया गया इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम फॉर मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों पे फोकस करके ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जा सकता है, ऐसी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी। ठीक है ना। ये जो 12th 5 ईयर प्लान है, ये डिस्टेंस एजुकेशन पे भी फोकस किया, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो डिस्टेंस मोड या आईटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको एक साथ कोलैबोरेट किया जाए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है। देखिए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या रूरल एरिया में हैं जहाँ पे हायर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो आप वैसे इंस्टीट्यूट जो कि आपको घर बैठे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उनमें इनरोलमेंट करना है, आपको मटेरियल मिल जाएगा और टाइम टू टाइम जा करके उसका एग्ज़ाम देना होगा आपको, असाइनमेंट और मटेरियल प्रिपेयर करके। तो इस तरह के एजुकेशन को डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है, जहां आपको रेगुलर क्लासरूम अटेंड नहीं करना पड़ता है, एट डेफिनेट टाइम जब एग्ज़ाम हो रहा है या कोई प्रैक्टिकल हो रहा हो या किसी तरह का वोकेशनल जो कुछ प्रोग्राम हो, उसको आप जाके बस टाइम टू टाइम अटेंड कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को बनाने में, वह है हेल्थ। किसी भी पर्सन का हेल्थ जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एंड हेल्थ पर्सन के वर्किंग पोटेंशियल, जो उसकी एबिलिटी है काम करने की, और इलनेस, बीमारी, डिजीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, उसको शो करता है, रियलाइज करता है। अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी है, तो वह अपने जो उसका आउटपुट है कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, वो समझ पाने में, फील कर पाने में वह सक्षम नहीं होता है, वो नहीं कर पाएगा, मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा अपने आउटपुट को जहाँ पे वह वर्क कर रहा है, अगर पर्सन अनहेल्दी है तो। ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, उसके वेल बीइंग के लिए, अच्छा रहने के लिए हेल्थ एक इनडिस्पेंसेबल बेसिस है, यानी एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसके बिना हम काम नहीं चला सकते हैं। इसलिए हेल्थ, किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना एक मेजर वर्क है, और कि उस कंट्री के लिए प्रायोरिटी भी होना चाहिए। हम इंडिया की कंट्री की जो नेशनल पॉलिसी है वो इसी बात पे फोकस करती है कि जो पॉपुलेशन है उसको अच्छा हेल्थ केयर एसेसिबल हो, फैमिली वेलफेयर पे फोकस किया जाता है, यानी हम दो हमारे दो, जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा बच्चे ना करें। ठीक है ना। न्यूट्रिशनल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं विथ स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। हमारे पॉपुलेशन का वैसा सेक्शन जो पुअर है, जिनके पास एक न्यूट्रिएंट रिच फूड, हेल्थ सर्विसेज वगैरह अफोर्ड कर पाने की कैपेसिटी नहीं है, तो उन्हें गवर्नमेंट ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है मुफ्त में, फ्री में। सो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने काम क्या किया है,
क्या कुछ ऐसा वर्क भी किया है? तो ऑफ कोर्स काम किया है। लास्ट 5 डिकेड, अगर लास्ट 50 ईयर की हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वेरियस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है, बनाया है। ये सभी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हॉस्पिटल्स, प्राइमरी केयर सेंटर, उसके बाद मैन पावर यानी डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब डेवलप किया गया है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है ना, और प्राइवेट सेक्टर में भी। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे आज भी जो बेसिक फैसिलिटी है वह अवेलेबल नहीं है। सो वैसे प्लेसेस पे भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है कि वहाँ पे जल्दी से जल्दी मेडिकल जो फैसिलिटी है वो पहुँचाया जाए, ठीक है ना। अगर हम गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में काम क्या किया है, तो अगर इसको हम लोग देखें इस टेबल के थ्रू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक कंपेरेबल जो है डेटा मिल जाएगा स्टडी करने का। 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं हम इंडिया में, 301 डेंटल कॉलेजेस हैं, एंड जस्ट 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस, ठीक है ना। और आप जो सर्जन है, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, बेड्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर एंड नर्सिंग पैनल्स, पर्सनल्स, ये सभी क्या है आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक जो है लार्ज पॉपुलेशन होने का क्या डिमेरिट है उसके बारे में। यहाँ पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट। अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? जब पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब। जो मार्केट में वेज रेट अवेलेबल है, उस अवेलेबल वेज रेट पे कोई पर्सन वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए रेडी है, तैयार है, वो चाहता है जॉब करे, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जो वर्क फोर्स होता है किसी भी कंट्री का, उसमें 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स एज ग्रुप के सिटीजन आते हैं, यानी कि 59 ईयर से कम के जो लोग हैं वो भी वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आएंगे, और जो 59 ईयर से ज़्यादा हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं, वो भी हमारे वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, सो इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। और जो नेचर है, अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर है इंडिया में, उसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे? रूरल और अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर डिफरेंट होता है। तो रूरल एरिया की बात करें तो रूरल एरिया में सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, जबकि अर्बन एरिया में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। ओके, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये जैसा कि नाम से ही मालूम है कि सीजन में होता होगा ये चीज। इट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। हमारे जो ईयर है, 1 ईयर है, उसके कुछ स्पेसिफिक मंथ में पीपल को जॉब नहीं मिलता है, तो उसे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड। वैसे लोग जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, एम्प्लॉयड होते हैं, उनको ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। क्योंकि देखिए एग्रीकल्चरल में क्या है, जब रैनी टाइम होगा उस समय ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, रैनी टाइम ख़त्म हो जाएगा तो हमारे यहाँ फूड क्रॉप बहुत कम होते हैं, दैट्स वी वहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर टाइम टू टाइम, यानी एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि सीजनल में भी जो टाइम पे डिपेंड करता है, लाइक हार्वेस्टिंग टाइम है या सोनिंग टाइम है। हार्वेस्टिंग टाइम पे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सोनिंग टाइम पे ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन इन बिटवीन जो पीरियड होता है उसमें लोगों की कम ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे देयर आर सर्टेन बिजी सीजन व्हेन सोविंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेसिंग, ये सब जब किया जाता है तो ऐसे समय पे जो है बिजी सीजन होता है, ऐसे टाइम पे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब ये सब समय नहीं होता है तो उस समय लोगों की कम ज़रूरत पड़ती है। कुछ जो सर्टेन मंथ हैं वहाँ उस समय एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपको जून जुलाई का
ये रैनी सीजन होता है, यहाँ पे इंडिया में खरीफ क्रॉप प्लांट किए जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अक्टूबर नवंबर उसमें खरीफ क्रॉप की हार्वेस्टिंग की जाती है, तो उस समय ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। विंटर टाइम में जो है आपको रबी क्रॉप का भी प्लांटेशन होता है, सोनिंग होता है, तो उस समय भी ज़्यादा चाहिए। फिर मार्च और अप्रैल में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है रबी क्रॉप को हार्वेस्ट करने में। तो ये सभी जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इन बिटवीन टाइम होता है जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो वैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है? देखिए, डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा हुआ। आपको लगेगा कि आप एम्प्लॉयड हो, आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको जॉब आप नहीं है, आप रहो ना रहो, करो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो डिस्गाइज्ड, इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल जो है ऐसा फील करते हैं, महसूस करते हैं कि वो एम्प्लॉयड हैं। ओके, दे हैव एग्रीकल्चरल प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क। दिस यूजुअली हैपेंस अमॉन्ग फैमिली मेंबर इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। वैसे फैमिली में होता है, वैसे फैमिली मेंबर के साथ जहाँ पे जो है वो लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इनरोल होते हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। द वर्क रिक्वायर्ड टू सर्विस ऑफ 5 पीपल, यानी जो एग्रीकल्चरल पीस ऑफ लैंड है उसमें 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन उसमें 8 पीपल इंगेज हैं, 3 पीपल एक्स्ट्रा हैं। जो 3 पीपल हैं ये उसी प्लॉट पे काम करते हैं, जबकि जो दूसरे 5 पीपल कर रहे हैं उनका जो ये 3 पीपल हैं इनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया गया है वो 5 पीपल के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको बढ़ाता नहीं है, या कुछ ना रहने, मतलब है कि रहने ना रहने पे कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना, फील्ड जो है सिर्फ 5 पीपल के सर्विस को ही रिक्वायर करता है, 5 पीपल ही उस पर काम करेंगे तो वो चलेगा, उनका प्रोडक्शन सेम ही होगा। अगर ये 3 एक्स्ट्रा पीपल है ना भी रहें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये भी उसमें एम्प्लॉयड हैं, तो ऐसे सिचुएशन को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तीसरा है अनएजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया में यह होता है, अर्बन एरिया में एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो मेनी यूथ हैं, जैसे मेट्रिकुलेशन किया है, ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो उनको जॉब अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज नहीं मिल पाता है। एक स्टडी के अनुसार ये बताता है कि जो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट है एंड पोस्ट ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, वो मैट्रिकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा फास्टर है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेजुएट हैं, जो मैट्रिकुलेट हैं, वे लोग जो है सभी काम तो करेंगे नहीं, उनको अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड उनको चाहिए, जो डिग्री है, नॉलेज है, उसके अनुसार जॉब चाहिए, लेकिन वैसा जॉब अवेलेबल ही नहीं है, तो वो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो मैट्रिकुलेशन वो कर लेते हैं। इसीलिए देयर इज अ पैराडॉक्सिकल मैन पावर सिचुएशन विटनेस होता है इसमें, एज सरप्लस ऑफ मैन पावर इन सर्टेन कैटेगरी कोएग्जिस्ट विथ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इन अदर। जब अर्बन एरिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे क्या होता है कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ पे मोर देन रिक्वायर्ड पीपल इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे लोग ही नहीं आते हैं काम करने। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा काम करने वाले लोग हो गए, वहाँ अब डिमांड कम हो जाएगी लेबर की, और जो लोग हैं तो कम प्राइस पे भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ऑन दी वन हैंड, वाइल देयर इज ए डर्थ ऑफ टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है ना, टेक्निकल जो पर्सन है, लाइक जैसे बीटेक हो गए, या और भी बहुत सारे टेक्निकल ग्रेजुएट पीपल जिनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक तरफ ऐसा है कि हम उनके पास कोई स्किल भी नहीं है, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए जो स्किल चाहिए वो है ही नहीं। ठीक है ना, तो इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जो अनएम्प्लॉयमेंट, पहला चीज़ तो लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। अगर आप अनएम्प्लॉयड होते हो तो आपका जो वर्क है, आप ऐसे ही आइडल बैठे रहते हो, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करते हो। सो पीपल जो अनएम्प्लॉयड हैं वो इकोनॉमी के लिए एसेट होते हैं, लेकिन अब ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट वो लिएबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। होपलेसनेस एंड डिस्पेयर उनके अंदर आने लगता है, यूथ के अंदर। वे लोग इतना इनफ मनी अर्न नहीं कर पाते हैं जिससे कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। सो इनएबिलिटी ऑफ
एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है तो वैसे पर्सन जो एबल है, जो विलिंग है काम करने के लिए, एजुकेटेड है, उसकी इनएबिलिटी हो जाती है, सोशल वेस्टेज होता है इससे। दूसरा जो इम्पैक्ट है वह है एम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। किस तरह से, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है, डिपेंडेंसी ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग जो पॉपुलेशन है, लोगों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट तो उनका खर्च उठाएगी ही ना, गवर्नमेंट तो उनको किसी न किसी तरह की फैसिलिटी देगी, तो उसके लिए जो एम्प्लॉयड पीपल हैं उनका, इनके ऊपर बर्डन बढ़ने लगता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंडिविजुअल पीपल की डिग्रेड हो जाती है और उसके साथ साथ सोसाइटी की भी अफेक्टेड होती है। जो फैमिली है वह बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे जीना शुरू कर देती है, मतलब एक तरह से उनके लिए हार्डशिप का कंडीशन आ जाता है और उनका हेल्थ स्टेटस डिक्लाइन होने लगता है। स्कूलिंग सिस्टम से लोग निकलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी फैमिली के पास पैसे ही नहीं होते हैं पे करने के लिए। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, डिप्रेस्ड इकोनॉमी हमारी बढ़ने लगती है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री के लिए एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का भी इंडिकेटर होता है। पीपल कैन नॉट बी यूज एज रिसोर्स, दे नेचुरली अपीयर एज लिएबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। ओके, सो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है? अगर स्टैटिस्टिकली बात करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा लो है अदर कंट्री के रेस्पेक्ट में, लेकिन फिर भी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है लो इनकम एरिया में रिप्रेजेंटेड है एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड। यानी वैसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ क्या है कि लो वेजेस पे भी काम करना शुरू कर देते हैं, काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनका जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पाता है। लेकिन लो इनकम और लो प्रोडक्टिविटी पे भी काम करते हैं तो भी हम उनको एम्प्लॉयड में काउंट कर लेते हैं, इसीलिए इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म्स देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज नॉट एडिक्वेट फॉर देम। पीपल थ्रू आउट द ईयर जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनका जो पोटेंशियल है और इनकम है अकॉर्डिंग टू देयर लेबर नहीं हो पाता है, इनएडिक्वेट होता है। जो पुअर पीपल हैं वो, ऐसा नहीं है कि पुअर पीपल आइडल रह सकते हैं, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यानी वो बैठ करके काम नहीं कर सकते। अगर पुअर पीपल बैठे रहेगा, काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी काम हो, तो उसकी लाइवलीहुड कैसे फुलफिल होगी, उसकी फैमिली को कैसे जो है वो फैमिली को क्या प्रोवाइड करेगा, फूड कैसे प्रोवाइड करेगा। इसलिए पुअर पीपल कोई भी काम मिलता है, चाहे कुछ भी हो, वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके लिए भी इंडिया में थोड़ा लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पता चलता है। देयर अर्निंग कीप्स देम अ बेयर सब्सिस्टेंस लेवल, यानी जो पुअर पीपल हैं वो कोई भी काम करने को रेडी हो जाते हैं तो उनको उतना ही पैसे मिलता है जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हैं। एक जो सब्सिस्टेंस लेवल है यानी कंजम्पशन नीड है, बस उसको पूरा कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। तो ये सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। रूरल एरिया में कैसे हार्डशिप रिड्यूस्ड होता है इंडिया में? देखिए, जो रूरल इंडिया है वहाँ पे होल जो फैमिली है वह कंट्रीब्यूट इन द फील्ड, मतलब खेतों में लोग काम करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। सो जो कि सभी को जो है होल फैमिली कंट्रीब्यूट्स इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। इन रूरल एरिया कह रहा है कि सभी लोग, फैमिली के जितने मेंबर हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं, इवन इफ की सबकी ज़रूरत नहीं है तो भी, तो वहाँ पे सबको लगता है कि हाँ मैं तो काम कर ही रहा हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, ठीक है ना। सो देयर इज अ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट इंटायर फैमिली जो है, जो भी प्रोड्यूस होता है तो पूरी फैमिली उसको शेयर करती है, तो सबको लगता है कि हाँ हमने कुछ काम किया तो अर्न किया है। ये जो कंसेप्ट है शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड प्रोड्यूस रेस्ट रिड्यूस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर, बट दिस डज नॉट रिड्यूस पॉवर्टी। ये जो हार्डशिप तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन इससे पॉवर्टी रिड्यूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जितना जरूरत है उतने लोग काम करेंगे ना, बाकी लोग अदर काम करेंगे तो ज़्यादा इनकम होगा, लेकिन सभी लोग उसी में काम करते हैं। एक तो प्रोडक्शन मान लो कम हो गया तो फिर कम लोगों को मिलेगा। ग्रेजुअली सरप्लस लेबर जो है वो अब धीरे धीरे ऐसा ट्रेंड होने लगा कि जो सरप्लस लेबर है, जैसे हमने 5 और 8 के कंडीशन में देखा था कि 5 लोग की जरूरत थी काम करने की, 8 पीपल इन्वॉल्व थे, तो बाकी 3 पीपल कहाँ चले जाएंगे? फैक्ट्री वगैरह में काम करने। तो ऐसे ही जहाँ पे सरप्लस लेबर होता है वे लोग विलेज एरिया से रूरल एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं इन सर्च ऑफ जॉब, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी सेक्टर और इन सेकेंडरी सेक्टर में क्या जो है 3 सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन क्या है।
तो जो प्राइमरी सेक्टर है एग्रीकल्चर, इसमें सबसे ज़्यादा ये जो लेबर ऑब्जर्विंग सेक्टर है इकोनॉमी का, रिसेंट ईयर में डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो माइग्रेट करने लगे हैं इन सर्च ऑफ जॉब इन अर्बन एरिया, इसलिए इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो है थोड़ा कम हुआ है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर क्या कर दिए, वो टर्शियरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज में या किसी अदर सेक्टर में काम करने के लिए माइग्रेट कर गए। अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज़्यादा लेबर या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। एंड इन टर्शियरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विसेज जो है अपीयर हुए हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, और इस तरह से ये सभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो ये सिनेरियो है आप लोगों को, ठीक है ना। इसी के साथ फ्रेंड्स यह चैप्टर समाप्त होता है इस वीडियो लेक्चर के साथ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा ये चीज़। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड